तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी वो बेसिकली होने वाली है हिस्ट्री की, ठीक है, यानी इतिहास की। क्लियर है? हम लोग इतिहास और राजनीतिक विज्ञान इन दोनों की क्लासेस को लेकर चलेंगे, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। यानी एक दिन आपकी हिस्ट्री होगी, एक दिन आपकी पॉलिटिकल होगी, ठीक है। वीडियोस टाइम टू टाइम क्या होते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास में छूट जाता है वो ऑनलाइन वीडियो क्या करके देख लें, और जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी एक सीक्वेंस मिल सके, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस को क्या कर रहा है, लाइव कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपने कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और इतिहास को हम लोग जीरो से लेकर के हीरो तक के सफर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? जीरो यानी वो विद्यार्थी जिसको इतिहास का ई भी नहीं पता है, हिस्ट्री का एच भी नहीं पता है, ठीक है, वो भी इतिहास के बारे में क्या करेगा, जान लेगा, ठीक है। और ये इतिहास की जो क्लास रहने वाली है वो न केवल 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, न केवल एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, और भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत डीप में आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये फायदेमंद रहने वाली क्लास है, ठीक है। तो इसको मिस मत करिएगा कोई भी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो टाइटल क्या है हमारा भाई, इतिहास, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिस्ट्री, ठीक है। इसके बहुत सारे पर्यायवाची भी हैं, इसे इतिवृत्त भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आपने कई बार तारीख और तवारीख शब्द सुना होगा, वो भी इन्हीं के लिए इस्तेमाल, इतिहास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे तवारीख हिंद, ठीक है, तारीखें तवारीखें, अगर आप पढ़ोगे ये शब्द तो ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में ही बताते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? लेकिन जो मेजर जो दो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इतिहास, और अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसके जनक किसे कहा जाता है। जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। अब आप पूछेंगे भाई हेरोडोटस कौन है, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सिकंदर का नाम सुना होगा, ठीक है। अब वो सिकंदर के यहाँ ये हेरोडोटस क्या था, एक सिपाही था। ये क्या था, एक सिपाही था, जिसका प्रमुख काम क्या होता था कि जो युद्ध हो रहा है उन युद्धों का विवरण लिखना, युद्धों का विवरण लिखना। तो जब ये युद्धों का विवरण लिखता था तो ये दो चीजें प्रमुख ध्यान रखता था। पहला, ये जब कभी भी लिखता था तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रम को बहुत महत्व देता था, कि कोई घटना कब हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। यानी सिकंदर ने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी युद्धों का इसने क्रम दिया, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये कभी भी किसी क्षेत्र का विवरण लिखता था तो उसके हारने और सिकंदर के जीतने के कारणों का भी उल्लेख करता था। क्लियर है? और सिर्फ उल्लेख नहीं करता था, उसका वर्गीकरण भी कर देता था कि सामाजिक रूप से उसके क्या इफेक्ट पड़े, आर्थिक रूप से क्या इफेक्ट पड़े, राजनीतिक रूप से क्या इफेक्ट पड़े, और अन्य क्षेत्र में उसके क्या प्रभाव रहे हैं। उन सभी प्रभावों को भी, यानी उसमें सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इन सभी तथ्यों के अंतर्गत क्या लिखा जाता था, ये तत्व जो है इतिहास को लिखता था। तो क्या हुआ, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ब्रिटिश आए, ठीक है, और यूरोपीय लोग जितने भी हैं या पश्चिम के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग क्या हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ही अवधारणाओं को बहुत चलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इसी को क्या कर दिया गया, जनक कहा गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेरोडोटस को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था, चीजों को क्रम में लिखना स्टार्ट किया था। दूसरी चीज, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजों में लिखा था। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे कि क्या भारत में कभी क्रम व्यवस्थाएं नहीं थी। वही क्रम व्यवस्थाएं भारत में भी थी, भारत में भी चीजें क्रमिक लिखी जाती थी, लेकिन भारत में इतिहास लिखने का जो प्रक्रिया थी वो दो तरीके से। देखिए मैं यहीं पे बताता हूँ, इतिहास के अर्थ में बाद में आएंगे, पहले इतिहास का जो लेखन है वो किस तरीके से किया जाता था इस पे देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी लोग और भारतीय लोग, इन दोनों की इतिहास लेखन में डिफरेंस क्या है। देखो पश्चिमी जो लिखते थे तो वो क्या करते थे, वो क्रम को इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है, बात समझ में आई। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो चेंजेस हैं उनको बहुत महत्व देते थे,
ठीक है। और जबकि भारतीय जो इतिहास लिखा जाता था उसका प्रमुख उद्देश्य होता था ज्ञान प्रदान कराना, धर्म प्रचार को भी प्रमुखता देना, यानी कि नैतिकता पर अधिक बल दिया जाता था। हमारे यहाँ किसको बल दिया जाता था? हमारे यहाँ नैतिकता पर बल दिया जाता था, ठीक है। हमारे यहाँ शिक्षा पर बल अधिक दिया जाता था, ठीक है। यानी कि कोई भी कहानी पढ़ो, यानी जैसे किसी राजा की ही कहानी हुई तो उस राजा को कहानी को हम लोग राजा की जो स्टोरी है या उसके जीवन की जो घटनाएं हैं उसको हम लोग कहानी के रूप में बता देते थे ताकि दूसरों को क्या मिले, उससे प्रेरणा मिले, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो इतिहास लिखा जाता था वो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए क्या किया जाता था, लिखा जाता था। तो कई बार इतिहासकार जो है वहां पर क्रमों को कई बार वो उसको हटा ही देते थे, वो ध्यान में न रख करके कई बार लिख देते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्रमों को भी वहां पर भी ध्यान रखा गया। तो ये चीज हमें क्या करना है, ध्यान रखना, क्योंकि पश्चिमीकरण दुनिया का हो रहा है, इसलिए हेरोडोटस को ही हिस्ट्री का क्या मान लिया गया, फादर मान लिया गया। और इसको कोई भी क्रिटिक नहीं करता और आज भी क्या करता चला रहा है, विश्व के अंतर्गत चला रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इतिहास का जनक किसे कहा गया? हेरोडोटस को कहा गया, ठीक है। क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या लिखता था, जब कोई चीज लिखता था तो लिखते वक्त क्रम को इंपॉर्टेंस देता था, दूसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को प्रमुखता देता था, ठीक है। इन दोनों के कारण पश्चिमी जो विद्वान थे उन्होंने इसको क्या कहा, इतिहास का जनक कहा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि इतिहास को लिखने में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो पश्चिम में क्रम और चेंजेस को प्रमुखता देते हैं और भारतीय लोग नैतिकता पर, शिक्षा पर, ठीक है, और ज्ञान देने पर ज्यादा बल देते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है भारतीय और पश्चिमी लेखन कला में। ये दो चीज समझ में आ गई। चलिए अब एक चीज ध्यान रखना, जो हेरोडोटस है इसने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका शब्द का ही, इसी हिस्टोरिका से ही एक शब्द निकला है जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री। क्या निकला है? हिस्ट्री। बात समझ में आ गई। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है इसके बारे में, तो ध्यान रखना कि जो हिस्टोरिका है वो हेरोडोटस की क्या है, पुस्तक। क्लियर है? बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार इनसे पूछा भी जाता है कि भारत के अंतर्गत या हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका के अंतर्गत क्या भारतीय किसी योद्धा का विवरण मिलता है? तो ध्यान रखना कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। ध्यान रखना, सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त से पहले, ठीक है। तो पोरस का जिक्र क्या होता है इसमें मिलता है। उसके अलावा पर्शियन वार के भी बारे में यहाँ पर विवरण मिलता है, ठीक है, इसकी पुस्तक के अंतर्गत। पोरस की लड़ाई हुई थी सिकंदर के साथ, तो उसका विवरण हमें इसके अंतर्गत मिलता है। क्लियर है? तो कई बार आपसे पूछ ले कि पोरस के युद्ध का विवरण किस विदेशी या किस यूनानी पुस्तक के अंतर्गत मिलता है, ठीक है, तो भी ध्यान रखना कि वह एक उसमें से एक जो है आपकी हिस्टोरिका है। क्लियर है? बात समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अब ये समझ में आ गया जनक कौन है, किस तरीके से लिखा गया। अब एक जो मेजर पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये बताइए कि हिस्ट्री की परिभाषा क्या है। बहुत सारे लोग कई बार क्या होते हैं कि हमारे चाचा पापा वगैरह जो होते हैं या समाज में कोई बैठा हुआ है बड़े बुजुर्ग, अच्छा क्या पढ़ते हो बेटा? आर्ट्स पढ़ते हो। आर्ट्स में क्या पढ़ते हो? वो आपने बताया इतिहास पढ़ता और राजनीति विज्ञान, तो बस उनको मुद्दा मिल गया। तो वो क्या करते हैं, रैंडमली क्वेश्चन पूछे, अच्छा बताओ इतिहास क्या है, ठीक है। हालांकि पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, इसके लेखक है E.H. कार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज हिस्ट्री किसकी रचना है, तो ध्यान रखना E.H. कार। किसकी? E.H. कार। E.H. कार करके है, ठीक है, ध्यान रखना। या रैंडमली रचना है ना, मतलब जो हिस्ट्री है, व्हाट इज हिस्ट्री, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री किसने लिखी है, तो E.H. कार ने लिखी। इतना रैंडमली क्या करना, आपने याद करना है, ठीक है। फिलहाल हम E.H. कार की पुस्तक पे न जाकर के हम लोग सिर्फ अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की परिभाषा समझने वाले। बहुत आसान शब्दों में देखो, हिस्ट्री किसके ऊपर लिखी जाती है, तो सिंपल वो मानव के ऊपर लिखी जाती है। किसके ऊपर लिखी जाती है? मानव के ऊपर। हिस्ट्री में क्या लिखते हैं? मानव के बारे में। मानव के बारे में क्या लिखते हैं? तो मानव से जुड़ी घटना। क्या लिखते हैं? मानव से जुड़ी घटनाओं को लिखते हैं, ठीक है। अब ये घटना कहीं से भी उठा के कहीं भी जोड़ी नहीं जाती, वो क्या लिखी जाती है? क्रम में लिखी जाती है। तो मानव से जुड़ी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्लियर है?
एक सामान्य अर्थों में आपको समझा दिया मैंने कि इतिहास क्या है। तो इतिहास मानव से जुड़ी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब मानव से जुड़ी कोई भी घटना हो सकती है, वो सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, किसी भी प्रकार की घटनाओं क्या हो सकती है, हो सकती है। क्लियर है? अब आप सोचेंगे भैया कि मानव से जुड़ी क्या सारी घटना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा अच्छा वो नहाते थे कि नहीं नहाते थे, इसके बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, वो सुबह सुबह जाते थे कि नहीं जाते थे, इसके बारे में कंफ्यूजन में रहती है। तो वही इसके बारे में आपको बता दूं कि हम इतिहास के अंतर्गत उन्हीं घटनाओं को लिखते थे, उन्हीं घटनाओं को लिखते थे जिन घटनाओं से कोई परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो कई बार एक क्वेश्चन उठ जाता है कि इतिहास जो है वो जो है किसके द्वारा लिखा गया, विजेताओं के द्वारा लिखा गया। कई बार ऐसा पूछा जाता है इतिहास क्या है, तो कई बार ये भी आपने कहते हुए सुना होगा इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता था, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या भैया आपने तो पढ़ाया नहीं था, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी बात है भाई, जो जीता, पहली बात तो जो जीतेगा वो अपना बखान लिखवाएगा। और बखान क्या लिखवाएगा, तो बखान में वो ये नहीं लिखवाएगा मैं सुबह जाता था, शाम जाता था, खाना खाता था, ये करता था। वो दिखाएगा, वो दो चीज दिखाता है कि ये हारा, तो उसके हारने के पीछे रीजन क्या था, पहला वाला। दूसरा, मैं जीता और मैं पावरफुल हूं, तो क्यों पावरफुल हूं। ठीक है, तो दो चीजें वो सामान्यतः लिखवाते थे जिसमें उसकी पावर का बखान हो सके और उसको दबाया जा सके। ठीक है, बात समझ में आई। तो खास करके वो लोग परिवर्तन को दिखाया करते थे कि तुम्हारे कारण में ये नहीं हुआ, हमने करके दिखा दिया। तुम बिजली फ्री नहीं कर पाए, हम बिजली फ्री कर दिए। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि भाई साहब हमने दिल्ली वालों को क्या दे दिया, फ्री में बिजली दे दी। तो पहले, इससे पहले क्या था, बिजली नहीं थी। तो जब उनके काल में जब आप क्या करोगे, जब मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करोगे, हमारे अरविंद केजरीवाल के बारे में, तो अब आप देखोगे कि आप क्या करोगे। कई लोग तो इसलिए ही जानते हैं कि बस फ्री और बिजली फ्री किसने किया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया कि नहीं कर दिया। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, उनको जान लिया, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन किया। उन्होंने क्या किया है, परिवर्तन किया। सेम वैसे ही इतिहास के अंतर्गत जिस राजा ने परिवर्तन किया उसी का इतिहास बखान। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इतिहास के अंतर्गत ऐसे राजा दफन हो चुके हैं जो आए तो थे लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं कर पाए और वो दफन हो गए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ध्यान रखना कि इतिहास क्या है, तो इतिहास मानव से जुड़ी घटनाओं का ही क्रमबद्ध अध्ययन है। पश्चिमी लोग इतिहास के अंतर्गत क्रम और चेंजेस को दिखाते हैं और भारत के अंतर्गत नैतिकता और शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। इसीलिए कई बार हमारे यहाँ धर्म पर अधिक या धार्मिक ग्रंथ मिले हैं। लेकिन ऐसा कहना कि सिर्फ धार्मिक ग्रंथ मिले हैं वो गलत है। राजनीतिक ग्रंथ भी है जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र जैसी महान पुस्तकें भी आप देखोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबके। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा भाई, इतिहास क्या होता है, इतिहास को पश्चिमी लोग कैसे देखते हैं, क्यों जो है हेरोडोटस को जनक कहा जाता है, ये चीजें हमने समझी। अब ये चीज समझना है कि आखिर इतिहास को हम पढ़ें कैसे। ठीक है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ना आसान तो है नहीं इतना। तो हम क्या करते हैं, इतिहास को कई टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब वो टुकड़ों में डिवाइड कैसे करते हैं, तो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर, यानी सोर्स के आधार। सोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। स्रोत क्या है, तो स्रोत वो प्रमाण है, ठीक है, या वो तथ्य है, यानी वो फैक्ट है जो ये बताते हैं कि कोई घटना घटित हुई है, घटना घटित हुई। क्लियर है, बात समझ में आई कि कोई भी घटना घटित हुई। ठीक है, ये स्रोत क्या है, स्रोत कोई तथ्य है, ठीक है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये घटना घटित हुई होगी। ठीक है, तो उस अब स्रोतों को क्या किया गया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अगर हम इन सोर्सेस की बात करें तो ये सोर्सेस क्या है, ये सोर्सेस प्रमाण है, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से भाई, तो पहला है आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। क्लियर है, बात समझ में। अब देखो, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा क्योंकि सेकंड क्लास के अंतर्गत हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं उसमें थोड़ा सा इनका योगदान ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा कैटेगराइज करके आपको बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सोर्स क्या है भाई, तो सोर्स वो प्रमाण, वो तथ्य है जो किसी घटना के घटित होने का प्रमाण देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है।
अब इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक। इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसे हम कहते हैं लिटरेरी सोर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब खुदाई से क्या क्या प्राप्त हो सकता है भाई? भवन प्राप्त हो सकता है, मोहरे प्राप्त हो सकती है, मुद्रा प्राप्त हो सकती है, आभूषण प्राप्त हो सकता है, आपके जो है मूर्तियां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, यानी वो चीज आप सिंपल से इसको समझने का एक सबसे सिंपल तरीका है जिसको आप टच कर सके। ठीक है, लेकिन टच तो किताबें भी की जा सकती हैं, तो हम सामान्यतः वो चीज कहते हैं जो कठोर हो। ठीक है, या इसको सबसे आसान तरीका तो यही है जो खुदाई से प्राप्त हो। अब खुदाई से प्राप्त क्यों माना हमने? क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो नष्ट हो गई हैं तो वो तो नष्ट ही हो गई। ठीक है, लेकिन जो बची हुई हैं फिर भी वो प्रमाण बता रही हैं या कोई वो तथ्य उसी घटना के बारे में या किसी स्थान के बारे में वो इंडिकेट करा रही हैं। इट मीन्स वो क्या है? एक ऐसा प्रमाण है जो उस घटना के बारे में बता रहा है। क्लियर है? दूसरा है साहित्यिक। ये सामान्यतः वो होते हैं जो लिखित में होते हैं। ठीक है, असल में जो लिखित में आते हैं, जैसे रामायण, महाभारत। ठीक है, कोई भी दस्तावेज। ठीक है, जैसे हम लोग मेसोपोटामिया और रोमन साम्राज्य वगैरह पढ़ रहे थे, फ्रांस वगैरह, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो दास लोग थे उन दासों को रखने के लिए बहुत सारे दस्तावेज रखे गए थे, तो वो भी एक प्रकार के साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इससे ज्यादा फिलहाल के लिए नहीं समझ रहा आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जो पढ़ना है वो पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय इतिहास। क्या पढ़ना है? भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ना है। ठीक है, यानी कि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, सामान्यतः क्या किया जाता है जब हम सिर्फ हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के अनुसार। ये ध्यान रखना कि इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के अनुसार इनको वर्गीकरण किया गया है कि जिससे हम चीजों को समझ सकें और समझना आसान हो। ठीक है, लेकिन अच्छा इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी ये होंगे जिनको कंफ्यूजन होगी बीसी और एडी में। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बीसी और एडी का मतलब नहीं पता है? बता सकता कोई बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है? ईसा मसीह के जन्म से ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी और जन्म के बाद एडी। ठीक है, सही है। चलिए अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो ताकि आप समझ जाओ उसको। क्योंकि अभी मैं जो डेट बताऊंगा, सुनो, अभी मैं जो डेट बताऊंगा उसमें आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। नंबर लाइन बीसी एंड एडी, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब होता है ईसा। ठीक है, तो इसको हम सामान्यतः कहते हैं ईसा पूर्व। कई जगह अब आपको एक शब्द और मिलेगा, इसमें लग गया है एरा, तो कई बार इसको यूं भी लिखा जाता है BCE, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, और इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं भैया इसको हम क्या करें? आफ्टर डेथ लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी इसको याद रखना, बस क्वेश्चन मार्क लगा कर रखना कि ये है कि नहीं। इसके बारे में आपको क्लास के दौरान ही क्या कर दूंगा, अभी बता दूंगा कि क्यों हम इसको आफ्टर डेथ नहीं लिख सकते। अब देखिए ये है क्या? ये है इतिहास के अंतर्गत चीजों का एक सही टाइमलाइन जानने का एक प्रक्रिया। ठीक है, बीसी और एडी क्या है? एक समय जानने का एक निर्धारण, समय निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई थी। जैसे मान के चलिए कि मैंने कहा भाई ए नाम के व्यक्ति को कहा कि आप क्या करिए, बी का इतिहास लिखना स्टार्ट करिए। जो आपके पास सबसे पुराना प्रमाण है आप उससे इसको लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो उन्होंने किताब का पहला पन्ना क्या काम किया कि 1200 से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उनके पास करते 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 एक दिन उनको जो है 1100 का इतिहास मिल गया या 1600 का इतिहास मिल गया। ठीक है, यानी कि आगे या पीछे का कभी टाइम मिल गया। तो चलो जो
चल रहा है, जो रास्ते में है, वो तो हमने टाइम पीरियड जोड़ दिया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जो पीछे की थी या जिन पे खुदाई चल रही है, जिन पे जो है रिसर्च चल रही है, वो हमें बाद में घटना मिली, तो उनको जोड़ना कठिन हो गया। समझने की दृष्टि में बता रहा हूं, उनको जोड़ना मुश्किल हो गया। तो ऐसे में इतिहासकारों के लिए बड़ा कठिन हो गया कि किसी चीज को बार बार वो क्या करें, स्टार्ट करें। तो उन्होंने क्या काम किया, एक टाइमलाइन निर्धारित किया, चलो एक काम करते हैं, विश्व के अंतर्गत कोई ऐसी घटना मान लेते हैं जिस घटना का सबको पता हो, और सबको पता हो तो ऐसे स्थान पर इस दिन से हम लोग इसको उल्टा चला देते हैं, क्योंकि अभी खोज चल रहा है, और उसके बाद चीजों को अब सीधा करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम सीधा यहां से चीजों को सीक्वेंस में लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब प्रश्न उठा कि उसे क्या माना जाए, विश्व के अंतर्गत ऐसे कोई घटना हुई हो। तो क्योंकि पश्चिमी लोग जो हैं जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, ठीक है, ईसा को बहुत मानते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म को ही उन्होंने क्या मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हैं ईसा को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, उनसे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उनको कहा आपका ईसा को, ठीक है। और उनके बाद की जो घटनाएं हैं, उनके जीवन के बाद की, ठीक है, उसे क्या कहा, एनो डोमिनी। अब आप में से पूछेंगे भैया कि आफ्टर डेथ क्यों नहीं कहा, समझ रहे हैं। मान के चलिए कि ये 5 तक जिए, एक अनुमान के रूप में कि 1 में इनका जन्म हुआ, ये 0 में इनका मान के चलिए जन्म हुआ, जो हमने सेंटर पॉइंट माना था, ये 5 तक जिए, 4 तक जिए, तो क्या आफ्टर डेथ लिखा हुआ वो मृत्यु के बाद, ठीक है। अगर हम आफ्टर डेथ मान लिया जाए तो ये 4 साल गड़बड़ा जाएगा नहीं, इसीलिए एनो डोमिनी लिखा गया, इनके जीवन और उनके जीवन काल के पश्चात की घटना, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये जो घटना लिखी जाती है वो एडी में लिखी जाती है, और उससे पहले की जो घटना है उसे हम क्या लिखते हैं, बीसी एरा। वर्तमान समय में अगर आपसे कोई पूछ लेगा आपका जन्मदिन कब आता है, आप मुझे फुल बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा एडी। जैसे आपका 17 सितंबर को आ रहा है किसी का, 2001 को आया, तो उसको हम लिखेंगे, किसी का आया भाई 13 मार्च का आया 200 एडी, ठीक है, 200 आ गया, तो हम लिखेंगे भैया 200 एडी लिखेंगे। वर्तमान समय की घटना है ना, तो जब अब लिखोगे तो अब आपको एडी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। किसी को डाउट है इसके अंतर्गत, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बहुत कंफ्यूज होंगे कि भैया कहीं 600 बीसी लिखा हुआ है, कहीं पर 600 एडी लिखा हुआ है। 12वीं के विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज जाते हैं, पहला चैप्टर पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पढ़ रहे हैं 600 से 620, 620 600 एडी, 620 600 एडी, 620 600 एडी, यानी तीनों चैप्टर का टाइमलाइन तो एक ही है, बस कंटेंट चेंज कर रखा है। तो कंफ्यूज वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको बीसी और एडी में डिफरेंस नहीं पता होता। बात समझ में आएगी, क्लियर है। तो बीसी और एडी में डिफरेंस क्लियर हो गया, किसी को डाउट है नहीं। चलिए भाई अब आगे बढ़े। अब समझने वाली बात यह है कि अभी तक हमने देखा बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है। अब हम जरा इसके टाइमलाइन को समझें। तो अध्ययन की दृष्टि के आधार पर हमने क्या किया, इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया। पहले को हमने कहा प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरे को हमने कहा आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास और इतिहास, ठीक है। और इसे इतिहास और इतिहास, ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसे हम लोग कई बार कहते हैं प्री हिस्ट्री, इसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसे हम हिस्ट्री कहते हैं, इसे इतिहास लिखा, ठीक है। अब क्या है इनमें डिफरेंस जरा समझना। ये वो टाइम पीरियड है जिसे हम कई बार पाषाण काल के रूप में भी जानते हैं। इसके पाषाण काल के रूप में भी जानते हैं। यानी इस टाइम पीरियड पे जब आदिमानव थे तो वो बेसिकली पत्थरों को घिस घिस करके क्या करते थे, काम चलाते थे। तो उस टाइम पीरियड पे उनके बारे में जानने का एक सिंपल और एक मात्र सोर्स जो है वो कौन है, पत्थर, ईंट पत्थर। पत्थर ही एकमात्र क्या है, सोर्स है। और पत्थर किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, तो वो पुरातात्विक, किसमें, पुरातात्विक।
के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, पुरातात्विक के अंतर्गत। क्लियर है भाई, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत ये कन्वर्ट ये जो है कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब जब पुरातात्विक के अंतर्गत ये है तो पत्थर ही पत्थर है, तो यहाँ पर साहित्यिक स्रोत अवेलेबल नहीं हो, नहीं होंगे। क्लियर है, तो यहाँ साहित्यिक स्रोत क्या है, नहीं होते हैं। अब आ जाओ आद्य इतिहास में। तो आद्य इतिहास वो काल है जिस काल के अंतर्गत पुरातात्विक लोगों और को थोड़ा बहुत पढ़ना भी आ गया, क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने विश्व की दो प्रमुख सभ्यताएं पढ़ी थी, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं ऐसी थी जहां पर हमने देखा था कि लेखन कला तो लिख दिया गया है, ठीक है, कीलाकार लिपि भी है और भारत के अंतर्गत भी लिपियां हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी लिपि हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों ही मिल स्रोत अवेलेबल हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को हम क्या कर पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इसे क्या कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल। अगर पूछा जाए भारत के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल कोई काल है, तो सिंपल से याद रखना एक ही मात्र जो आपका हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल है, उसे हम लोग आद्य इतिहास काल मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब आप देखेंगे, जब हम मौर्य काल वगैरह पढ़ेंगे, वैदिक एज वगैरह पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप वगैरह आ चुके थे, जिन्होंने क्या काम किया था, इसको लिखना, जो ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपियां थी उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, 1830 तक आते थे। क्लियर है, बात समझ में? अब आते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी अवेलेबल है, जिसमें आपके साहित्यिक स्रोत भी अवेलेबल है, और इन दोनों सोर्सों को पढ़ा भी और विदेशी भी है। क्लियर है, बात समझ में आएगी। और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत कभी देसी और विदेशी भी आ जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देसी विदेशी के अंदर भी डिवीजन कर दिया जाता है, एक धार्मिक हो जाता है और आधार्मिक में आता है। जब हम सोर्स वाला लेक्चर करेंगे तो उसमें डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। क्लियर है, बात समझ जाएगी। यहां तक किसी को डाउट है भाई? ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी इनका भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब उनके टाइम पीरियड के अंदर हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्टार्ट होता है आपका 25 लाख से लेकर के लगभग स्टार्ट होता है और 10,000 से आगे तक चलता है। बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना है वो आपका ऐतिहासिक काल पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? ऐतिहासिक काल पढ़ना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐतिहासिक काल जो हमारे यहाँ इंडिया की जब बात करें, ठीक है, जब इंडिया के ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः हड़प्पा काल से स्टार्ट होता है। ठीक है, बात सुन गई, क्योंकि हड़प्पा हमने यहीं से जोड़ लिया। तो ध्यान रखना कि जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, देखो हड़प्पा काल आपको इतिहास में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत पहले से पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो मेजर हड़प्पा टाइम पीरियड है, यानी परिपक्व हड़प्पा टाइम पीरियड है, वो 2300 से स्टार्ट होता है। कितने से? 2300 बीसी से स्टार्ट होता है। तो सामान्यतः हम लोग 2300 बीसी से पढ़ेंगे और लगभग 1947 और 2021 तक, 2022 तक, 23 तक का इतिहास क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक तक चला था हड़प्पा पूरा। हाँ, ठीक है, ठीक है। हड़प्पा के भी 3 काल रहेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग परिपक्व हड़प्पा काल पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं हड़प्पा पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पीरियड पे इसको क्या करूंगा, बता दूंगा। क्लियर है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है। और जो विद्यार्थी, कई विद्यार्थी ऐसे भी हमारी क्लास के अंतर्गत जो 12वीं का एग्जाम अभी मतलब इस साल 12वीं में आएंगे, तो उन्होंने भी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो उनके लिए बता दूं कि वो जो है जब पढ़ेंगे तो उनके लिए सबसे ज्यादा किफायती रहने वाला है। क्लियर है, बात समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़े। तो हम जब कभी भी ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो अब ऐतिहासिक काल को भी क्या किया गया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, भारतीय इतिहास को। हाँ, ये भी एक विदेशी के द्वारा नाम किया था, उसका नाम जेम्स मिल 1812 के अराउंड जो है जेम्स मिल ने क्या किया था, इतिहास को एक अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो अध्ययन करते हुए उसने देखा कि यार अब इतना बड़ा इतिहास पढ़े कैसे। हाँ, ठीक है, तो पढ़े कैसे, तो पढ़ने के लिए क्या किया गया यार, रिलीजन बहुत बड़ा है, तो उन्होंने क्या काम किया कि छोटे छोटे सेगमेंट को, क्या ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास बड़ी मोटी पुस्तकें हों तो उनको टुकड़ों में बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, ये इतिहास को जो हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पीरियड पे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्योंकि इतिहास के जैसे डिवीजन किए हुए हैं, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है चलो इतनी दूर यहाँ मान लिया, इतनी दूर ये मान लिया, इतनी दूर ये मान लिया, ऐसा कोई इतिहास का डिवीजन नहीं है। डिवीजन जो है वो फैक्ट के आधार पर और कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या किया गया। क्लियर है। तो अब क्या किया, जेम्स मिल जो थे, इनका नाम एक बार चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जो जेम्स मिल थे तो उन्होंने क्या काम किया था, रिलीजन के बेस पे, किसके, धर्म के,
रिलीजन के बेस पर इंडिया के 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है। 3 टुकड़े इन द सेंस कि इसको अध्ययन करने की दृष्टि से, ठीक है। पहला हिंदू, ठीक है, दूसरा मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, और तीसरा आ गया आपका ईसाई, ठीक है। तो इसको कहा गया ब्रिटिश, ठीक है, इसे कहा गया मुगल या मुस्लिम, और इसे कहा गया हिंदू। तो अब इसका जो काल माना गया वो 2300 से लेकर के 750 तक, 2300 बीसी से लेकर के 750 एडी तक। अब इसका टाइम पीरियड क्योंकि बाबर आया 1707, ठीक है, तो 1526 से लेकर के 1707 या कई बार 1757 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लासिकल, ठीक है। अब इन दोनों में ध्यान रखना, ये बाबर का आगमन है, बाबर का औरंगजेब की मृत्यु आगमन है, ठीक है। और 1707 में जो औरंगजेब है, औरंगजेब की मृत्यु है। और 1757 वाला ये क्या है आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। बात समझ में आई, ये चीज है। और उसके बाद ब्रिटिश का टाइम पीरियड कब से माना गया, तो कुछ कहीं कई किताबों में 1707 भी मिल जाएगा, 1757 भी मिल जाएगा, दोनों में से कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इसके पीछे का मेन रीजन बताऊंगा कि क्यों इनमें से किसी एक को लिखा जाएगा, कि क्या हम लोग 1857 को लिखेंगे या 1757 को लिखेंगे या 1707 को हम लोग मेन टाइम मानेंगे, इस पर हम लोग क्या करेंगे आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको 1707 से लेकर के 1947 का टाइम पीरियड लिख देते हैं, क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये मेजर टाइम पीरियड था, लेकिन इसमें ध्यान से देखो 2300 से 750 एक आ गया, 1526 से लेकर के ये वाला टाइम पीरियड एक आ गया, ये वाला टाइम पीरियड एक आ गया, यानी इन सब में सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, ठीक है। और वो गैप है आपका 1526 से लेकर 750 से लेकर के आपका 1526 टाइम पीरियड को, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे सोर्स नहीं मिला लोगों को, तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्या काम किया, अंधकार युग करार दे दिया, क्योंकि हमारे पास सोर्स ही अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इसे अंधकार युग कैसे माना जाए भाई, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जब आपके राजपूतों का उदय हो रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही। ये वही टाइम पीरियड है जब आपके राजपूतों का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। इसी बीच के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान की कहानियां देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहां से इसको अंधकार युग मान लिया जाए, तो विवाद रहा इनमें। तो विवाद के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए इसके भी दो डिवाइड कर दिए गए। पहला कहा गया आपका टाइम पीरियड, इसे कहा गया पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल कहा गया, और दूसरे को कहा गया सल्तनत काल, ठीक है। और सल्तनत के जो शासक थे उन्हें सुल्तान कहा गया, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मुगलों के बारे में पढ़ोगे तो बादशाह और पादशाह शब्द निकलेंगे, वैसे ही सल्तनत में सुल्तान हुआ करते, क्लियर है। इसका टाइम पीरियड रखा गया 750 से लेकर के 1206 तक, और इसका जो टाइम पीरियड रखा गया 1206 से लेकर के 1526 तक। तो अब ये टाइमलाइन क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, अब एक टेबल और बनाऊंगा और उसमें समझा दूंगा, तो आसानी से आप समझ जाओगे भाई हिंदू टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन सी घटना घटित हुई, मुगलों के टाइम पीरियड पे कौन कौन सी घटना घटित हुई है, आपके इस ईसाई के अंतर्गत कौन कौन सा टाइम पीरियड किस किस के बाद है, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 जब हम पढ़ेंगे चीजों को तो आसानी से हम क्या करेंगे, उसको रीड करते चलेंगे। फिलहाल के लिए इसको इतना नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़े भाई। देखिए अभी तक हमने देखा कि ये जो टाइम पीरियड था इसे हमने क्या नाम दिया था, हिंदू काल। इसे हमने क्या नाम दिया, मुस्लिम काल, मुगल की जगह, ठीक है। इसे हमने नाम दिया ब्रिटिश काल, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन अभी इतिहासकारों की रास नहीं आ रही थी चीजें, ठीक है। तो मैंने बताया कि पूर्व, इसके बीच में 2 काल और आए जिन्हें हमने क्या कहा, हमने कहा एक को पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पहले, और एक को कहा सल्तनत काल। तो भाई सिंपल सी बात है, जब मध्यकाल से पहले की बात करेंगे तो मध्यकाल भी तो होना चाहिए। तो इस मुगल काल को हमने क्या नाम दिया, मध्यकाल कहा, और मुस्लिम काल क्या कर दिया, काट दिया। इसको हमने अंग्रेजी में कहा मेडिवल एरा, क्या कहा, मेडिवल। और इसको हमने हिंदू की जगह क्या नाम दिया, एंशिएंट इंडिया, ठीक है। और ईसाई की जगह हमने क्या दिया, इसे मॉडर्न इंडिया। तो अब इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के अंतर्गत डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो एंशिएंट, ठीक है, और इसे हम कहते हैं प्री मेडिवल, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, सल्तनत एरा, ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर आपसे कोई पूछे सल्तनत काल कब से कब तक है, भाई सिंपल कह देना 1206 से लेकर के 1526 तक, बात खत्म।
अगर आपसे कोई पूछे मध्यकाल कब से कब तक है तो 1526 से स्टार्ट कर देना 1707 तक। अगर आपसे कोई पूछे भाई पूर्व मध्यकाल कब है तो कंफ्यूज मत होना, बता देना भाई 750 से लेकर के 1206 तक। अगर कोई पूछे एंशिएंट कब है तो भाई 2300 से लेकर के 750 तक। अगर आपसे कोई पूछे मॉडर्न टाइम पीरियड कब है कंफ्यूज मत होना, 700 से 1947 तक का टाइम पीरियड, और टिल अब तक जो चल रहा है वो सारा क्या कहलाएगा, मॉडर्न कहलाएगा। क्लियर है, बात समझ आएगी, यहाँ तक किसको डाउट है? अब इसके अंतर्गत भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी जिन घटनाओं को हम करेंगे। जैसे मान के चलिए जब हम एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एंशिएंट के अंतर्गत कुछ घटनाएं घटित हुई थी, जिन घटनाओं के नाम अभी बता रहा हूँ, डेट हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे हम लोग याद करेंगे वैसे वैसे याद कर लेंगे, ठीक है। या जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे, जब टाइम बताऊंगा उसी टाइम पीरियड को याद कर लेंगे, तब जाके डेट याद होगा। जो विद्यार्थी इतिहास के अंदर ये सोचते हैं कि सबसे पहले डेट पर फोकस कर लें तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। जो मेजर डेट थी समझने वाली वो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। अब इतना कंफ्यूज मत होने घुस जाना, तुरंत ही मत घुस जाना कि भाई बुद्ध का जन्म कब हुआ था, चलो याद कर लेते हैं, बुद्ध की शादी कब हुई, चलो याद कर लेते हैं। ऐसे याद करने बैठोगे तो इतिहास से बोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा। फैक्चुअल चीजों को समझोगे तो आसानी से इसको समझ भी जाओगे, डेट भी याद हो जाएगा। डेट के बेस पर तथ्य कभी नहीं याद होते, ये दुनिया गवाह है। तथ्य के बेस पर जो है आप डेट याद कर सकते हो, ठीक है। तो क्या घटनाएं एंशिएंट के अंदर घटी थी? तो सबसे पहली घटना घटी थी भाई आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? पहला पॉइंट आपका क्या आएगा, हड़प्पा। तो हमें एंशिएंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो पहली चीज हमें क्या करनी है, हड़प्पा पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हड़प्पा पढ़नी है। और हड़प्पा के बाद हम लोग जो दूसरा पढ़ेंगे, तो हड़प्पा के बाद क्या हुआ कि हड़प्पा क्या होगा हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता बनने के बाद विघटन हुआ, विघटन होने के बाद क्या हुआ, ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। सभ्यता समाप्त होने के बाद जो नगरीकरण था वो समाप्त हुआ, फिर लोग जो है जंगलों के अंतर्गत रहना स्टार्ट करे। तो उसके बाद क्या आएगा, वैदिक काल आएगा। क्या आएगा? वैदिक काल आएगा, ठीक है। अभी इसके भी डिवीजन हम लोग करेंगे कि उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, भाई 1000 से लेकर के 600 तक का टाइम पीरियड है, कि 1500 से लेकर कितना टाइम पीरियड है, उन सब पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा काल, उसके बाद क्या करेंगे, वैदिक काल। अब इन वैदिक कालों के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे जैसे वैदिक काल है तो वैदिक काल के बाद एक आता है महाजनपद काल। कौन सा? महाजनपद काल। और महाजनपदों में फिर क्या हुआ, इन सारे महाजनपदों को जीत करके जो मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो इन दोनों ने मिल करके, यानी पोता और बेटे ने, पोते और दादा ने मिल करके पूरे साम्राज्य को क्या कर दिया, एक कर दिया और अखंड भारत का निर्माण कराया। तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम इसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। लेकिन मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा बना तो था, लेकिन आते आते ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। समाप्त होने के बाद कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो कुछ जगहों पर शक शासन कर रहे हैं, कुछ जगहों पे कोई और शासन कर रहा है, कुछ जगहों पे और शासन कर रहा है। तो कोई एक पावरफुल व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था, पावरफुल शासक या पावरफुल कम्युनिटी या पावरफुल डायनेस्टी नहीं मिल पा रही थी जो पूरे के पूरे क्षेत्र पर क्या कर सके, कब्जा कर सके। तो उसके बाद मौर्य के बाद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं आए थे, तो उसके बाद का जो काल कहा गया उसे हमने कहा मौर्योत्तर काल। क्या कहा? मौर्योत्तर काल कहा, ठीक है। क्या कहा? मौर्योत्तर काल कहा था। ये चीज ध्यान रखना कि मौर्य के बाद कोई महत्वपूर्ण आने के कारण हमने इसको क्या नाम दिया, मौर्योत्तर काल कहा था, ठीक है। जिसके अंतर्गत दो वंश फिर भी महत्वपूर्ण थे, एक शुंग वंश और एक सातवाहन वंश, ठीक है। शुंग वंश के बारे में इसमें पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। सातवाहन को जैसे गौतमी पुत्र सतकीर्ति, इनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि देखो सातवाहनों की खास बात यह थी कि माता के नाम से इनका क्या चल रहा था, वंशज चल रहा था, ठीक है। तो इसका कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि माता के नाम से भारत के अंतर्गत चलने वाला प्रमुख वंश कौन सा था, तो सातवाहन वंश था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद आता है एक ताकतवर साम्राज्य जिसे हम कहते हैं गुप्त काल। क्या कहते हैं? गुप्त काल, ठीक है। बात समझ में आ गई? गुप्त आ गया, ठीक है। चंद्रगुप्त गुप्त नहीं आएगा, श्रीगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब गुप्त वंश के बाद भी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं आए, तो इसके बाद का जो काल कहा उसे गुप्तोत्तर काल कहा गया। क्या कहा गया? गुप्तोत्तर काल, ठीक है। बात समझ में आई? तो एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत बेसिकली हमें हड़प्पा पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है, मौर्य काल पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है और गुप्तोत्तर काल पढ़ना है। तो ये सारे के सारे जो काल हैं ये हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पढ़ने हैं? एंशिएंट इंडिया में पढ़ने, ठीक है। बात समझ में आई? बाकी पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत क्या पढ़ना है, सल्तनत में और मध्यकाल में और मॉडर्न काल में क्या पढ़ना है, हम लोग अगली की क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तो सभी लोग क्लास में कंटिन्यू रहे, पहली बात तो। दूसरी चीज, चाहे जब भी आप पढ़ें
तो कॉपी किताब का उपयोग पूरा करें, ठीक है। और जो चीज नहीं आता है तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑफलाइन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में इस बात को। और जो ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो वो भी डिटेल उसमें दे दिया जाएगा वीडियो के एंड में, वो देखिए।